नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू तारी किया करते थे, अब मोदी के मंत्री उस बराक से तू तड़ाक करने लग गए हैं। हुआ यह है कि मोदी प्रिय बराक के एक बयान से मोदी सरकार परेशान हो गई है। कुछ का कुछ जवाब दिए जा रही है। हिंदी का सवाल पूछा जा रहा है और जवाब में संस्कृत के श्लोक लिखे जा रहे हैं। सरकार के मंत्रियों की निंदा में भी एक सावधानी है। वे सीधे सीधे अमेरिका की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि बराक की कर रहे हैं। अगर निर्मला सीतारमण का यह कहना मास्टर स्ट्रोक है कि ओबामा के दौर में 6 मुस्लिम देशों पर बम गिराए गए, तब आप यह पूछिए कि इस सहानुभूति पर किसी मुस्लिम देश ने भारत के बयान का स्वागत किया है। उनकी चुप्पी किसे एंटी मुस्लिम बता रही है? जवाब की कल्पना कीजिए। एक सावधानी और है, विदेश मंत्रालय नहीं बोल रहा है, विदेश सचिव निंदा नहीं कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप हैं। निर्मला सीतारमण पार्टी मुख्यालय में ओबामा को टारगेट कर रही हैं। असम के मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं। जो काम आधिकारिक स्तर पर करना चाहिए वो काम राजनीतिक स्तर पर किया जा रहा है, ताकि अमेरिका नाराज हो जाए तो पार्टी का बयान या निजी बयान कहकर पीछा छुड़ाया जा सके। मुस्लिम देशों पर ओबामा ने बम गिराए या अमेरिका की भी आलोचना है। बस इतना कोई कह दे, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में जाकर नहीं, वहां से जहां बजट के बाद आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ओबामा की निंदा कर सकते हैं, मगर उनकी बात के वजन से नहीं बच सकते। ओबामा कोई मनोज मुंतशिर नहीं है। अब पूछिए, मनोज मुंतशिर का नाम क्यों ले लिया? यकीन ना हो तो 2018 के अखबारों में छपी इन खबरों पर फिर से नजर डाल लीजिए। तब इन खबरों का टोन यह था कि ओबामा हिंदू धर्म से कितना प्यार करते हैं, लेकिन अपनी जेब में हनुमान की छोटी सी मूर्ति रखने वाले भक्त ओबामा को हेमंता बिस्वा शर्मा ने हुसैन ओबामा कह दिया। कहा कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं, इनके खिलाफ असम की पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करेगी। बराक हुसैन ओबामा ये पूरा नाम है, मगर जब आप हुसैन ओबामा कहते हैं तो इसका टोन बताता है कि इरादा क्या है। किसी समुदाय या जाति को टारगेट कर रहे हैं। आदि पुरुष में जब मनोज मुंतशिर ने हनुमान के घटिया संवाद लिखे, तब बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री मनोज के साथ फोटो खिंचा रहे थे। जब पोल खुल गई कि फिल्म तो घटिया है, तब भी किसी मंत्री से बोला तक नहीं गया। अपनी विचारधारा के भक्त की आलोचना नहीं हो पाती है, मगर बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कहा जा रहा है। ओबामा को ही सही साबित किया जा रहा है कि भारत में एंटी मुस्लिम सोच सरकार के स्तर पर भी पसरती जा रही है। इस तरह की छोटी छोटी कड़ियों को मिलाकर देखिए। वीडियो भले लंबा हो जाए, मगर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा देखिएगा। ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं है, ना कभी बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। सत्ता से दूर होकर कैसे जिया जाता है, यह बात उन्हें नहीं समझ में आएगी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ओबामा मस्त जीवन जी रहे हैं। दुनिया भर में घूम घूमकर भाषण देते हैं और भाषण के लिए लाखों करोड़ों की फीस लेते हैं। लोग इन्हें सुनने के लिए पैसे दे रहे हैं। ओबामा फाउंडेशन बनाकर नई पीढ़ी के नेतृत्व तैयार करने में लगे हैं। बराक भले ही रवीश कुमार ऑफिशियल नहीं देखते हैं, ना उन्होंने $1 मिलियन देकर मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, लेकिन इससे खुंदक खाकर मैं उन्हें फालतू आदमी नहीं कह सकता। ट्विटर पर ओबामा के 13 करोड़ फॉलोअर हैं, प्रधानमंत्री मोदी के 9 करोड़। जाहिर सी बात है, ओबामा के बयान को लेकर सिहरन होनी थी। ओबामा ने केवल भारत के मुसलमानों को लेकर बयान नहीं दिया है, बल्कि 27 मई को उनका एक ट्वीट है कि यहूदियों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उससे सभी के कान खड़े हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की नफरत की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हम सभी को इसके खतरे से लड़ना होगा। तो ओबामा ने केवल मुसलमानों के संदर्भ में बात नहीं की है, अमेरिका में भी यहूदियों के खिलाफ बढ़ते नफरत पर बोला है। जो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति रहा हो, अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना फैल रही है, इसे लेकर आलोचना करता हो, वही आदमी भारत में मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा पर बोल सकता है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर बोल क्या दिया, उन्हें एंटी मुस्लिम साबित किया जाने लगा। है ना कमाल? यह बौखलाहट है या बचपना, आप तय कीजिए। निर्मला सीतारमण और हेमंता बिस्वा शर्मा से उम्मीद की जाती थी कि वे कम से कम बराक के इस एहसान को तो याद रखते कि मुस्लिम विरोधी दंगों के कारण मोदी जी पर अमेरिका ने जो बैन लगाया था उसे बराक नहीं हटाया था। तब वे हुसैन ओबामा नहीं थे, तब उन्होंने मुस्लिम देशों पर बम नहीं गिराया था।
तब प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय कुमार से इंटरव्यू में कहा था, ओबामा से तू तारी वाला रिश्ता है। क्या बात है, ओबामा हर बार मिलते हैं तो कम सोने के बारे में पूछते हैं कि तू ऐसा क्या करता है। इस लेवल की दोस्ती रही है बराक से प्रधानमंत्री मोदी की। आज उनके मंत्री ओबामा की धुलाई करने लग गए हैं। अब तो इतना कहना बाकी है कि ओबामा की भारत यात्रा पर मोदी जी ने फालतू में इतने पैसे खर्च कर दिए। 2015 की ठंड में हैदराबाद हाउस के लॉन में अपने हाथों से बनाकर चाय पिलाई, बेकार गई। उन्हें नींबू पानी पिलाना चाहिए था। बराक के स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा महंगा सूट पहना जिसका कपड़ा केवल उनके लिए तैयार किया गया था, उस पर उनका नाम लिखा था। गार्डियन से लेकर तमाम अखबारों ने इस पर तंज किया और राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार का लेवल ऐसा चिपकाया कि इस सूट को उतार कर इसकी नीलामी करनी पड़ गई। निर्मला सीतारमण से लेकर राजनाथ सिंह से मेरा एक सवाल है। सवाल उन पत्रकारों से भी है, उन राजनयिकों से भी है जो रिटायरमेंट के बाद विदेश नीति के विद्वान बन जाते हैं और लिखने लग जाते हैं, जो आज ओबामा की हमलावर नीतियों को लेकर उसकी औकात दिखाने लग गए हैं। उन सभी से मेरा सवाल है कि वे बस इतना दिखा दें कि जब ओबामा को 2015 के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया, तब क्या उन्होंने यह सब लिखा था कि 26,000 बम गिराने वाले को गणतंत्र दिवस पर मेहमान कैसे बनाया जा सकता है? क्या कमल सिब्बल, जो पूर्व विदेश सचिव हैं, अपना कोई लेख दिखा सकते हैं? तब तो यही सब चमक रहा था ना गोदी मीडिया में कि ओबामा पहले राष्ट्रपति हैं जो इस पद पर रहते हुए 2 बार भारत आए, कोई बहुत बड़ी क्रांति हो गई, ये हो गया वो हो गया। ये तमाम तस्वीरें उसी दौरान की हैं। वाइन और जूस से भरे प्याले टकराए जा रहे थे, 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी। राष्ट्रपति भवन में तब प्रणब मुखर्जी ने महात्मा गांधी की प्रिय प्रार्थनाओं में से एक अबाइड विथ मी का एक हिस्सा सुनाया, जिसे आगे चलकर गणतंत्र दिवस के समापन समारोह से इसे हटा भी दिया गया। वर्षों पुरानी यह परंपरा समाप्त कर दी गई। उस प्रार्थना का एक भाव तो यही था कि अंधेरे वक्त में जब हम दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ देखे तो कोई एक जरूर कहे कि मुझ पर भरोसा रखना। भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे लेकर अगर वही ओबामा कुछ कह रहे हैं तो उन पर बौखलाने की जरूरत नहीं, बल्कि जो हो रहा है उसे रोक देने की जरूरत है। लेकिन अब तो वो प्रार्थना भी नहीं है और ना ओबामा राष्ट्रपति हैं। भारत में गोदी मीडिया पर दिन रात एंटी मुस्लिम डिबेट चलता है कि नहीं चलता है? सड़क पर धर्म संसद के नाम पर एंटी मुस्लिम बयानबाजी, नरसंहार के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? और गौ रक्षा के नाम पर नौजवानों को घेर कर मार दिया जाता है। इन हत्याओं से आप कैसे इनकार करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की अनेक टिप्पणियां हैं, क्या यह सब झूठ है? जो ओबामा ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से कुछ अलग है? इस एक विषय पर मोदी सरकार का रिकॉर्ड खराब ही नहीं है, बल्कि उसकी अपनी विश्वसनीयता भी बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में केवल राम मंदिर बनाने का फैसला नहीं दिया था, थोड़ी दूर पर एक मस्जिद भी बनाई जानी थी जिसके लिए जमीन देने का आदेश हुआ था। आज मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रमों का ऐलान हो रहा है। 24 की जनवरी में भारत भर में कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या पता सिर्फ इसी एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने फैसला तो मस्जिद बनाने के लिए भी दिया। अगर दोनों साथ साथ बनते तो मोदी सरकार की विश्वसनीयता आज आसमान पर होती। लेकिन अयोध्या जाने वाला गोदी मीडिया का एक भी एंकर उस मस्जिद की जमीन का हाल लेने नहीं जाता है जो अब तक खाली पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री यही क्यों नहीं कहते कि जिस अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहां मस्जिद भी बन रही है? यह भारत की सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन इसके लिए तो देखना पड़ेगा कि मस्जिद अभी तक वहां क्यों नहीं बनी है। मंदिर का इतना काम हो गया तो मस्जिद का कितना हुआ है? क्या कोई मंत्री इसकी बात भी करता है? 16 मई 2014 को वॉशिंगटन पोस्ट ने संपादकीय लिखा था और इसका शीर्षक था, क्या नरेंद्र मोदी का दौर राष्ट्रवाद के कारण पटरी से उतर जाएगा? पटरी से ना उतरा होता तो इस नफरती राष्ट्रवाद के नतीजों को लेकर अमेरिका में उनसे सवाल न होते और इतना बवाल ना होता। शुरुआती आशंकाएं अब सच साबित होने लगी हैं। ना घटनाएं रुक रही हैं, ना सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। बस फर्क पड़ा है तो मोदी प्रिय बराक के बयान से पड़ा है। बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कहने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा भारत के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन पर दूसरे राज्य की पुलिस ने एफआईआर कर दी। यह महान घटना हुई जुलाई 2021 में, जब मिजोरम पुलिस ने उन पर और असम के पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर कर दी थी। हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश का आरोप लगा दिया।
ट्विटर पर दोनों मुख्यमंत्री इस तरह भिड़ गए, एक दूसरे को ललकारने लगे कि मोदी सरकार को समझ ही नहीं आया कि इनकी लड़ाई कम से कम ट्विटर पर कैसे रोकें। वैसे मणिपुर में जो असली लड़ाई हो रही है वह भी मोदी सरकार नहीं रोक पा रही। असम के मुख्यमंत्री होते हुए मणिपुर में मुख्यमंत्री का काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कौन है भारत की राजनीति में जो इसके साथ साथ विदेश मंत्री और गृह मंत्री का भी काम कर रहा हो? प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत ही हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए और विदेश मंत्री बना देना चाहिए। हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि मोदी प्रिय बराक के बयान की आलोचना करने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने कितना बड़ा काम कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो अभी तक नहीं बोल पाए हैं। हेमंता के बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी का बयान आया है। सरकार के मंत्री ऐसे बोल रहे हैं जैसे पटना में विपक्षी एकता की बैठक हो गई हो। हमने आपको बराक और बजरंगबली का कनेक्शन बता दिया, अब दूसरा कनेक्शन बता रहा हूं। यह 30 सितंबर 2014 का वॉशिंगटन पोस्ट है, जिसके संपादकीय पन्ने पर ओबामा और मोदी ने संयुक्त रूप से संपादकीय लेख लिखा। इस लेवल की दोस्ती थी बराक और मोदी की। इस संपादकीय में मोदी और बराक ने मिलकर विवेकानंद, गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और हेनरी डेविड थॉरो का हवाला दिया। दोनों नेता भरोसा जता रहे हैं कि इनके आदर्शों पर चलते हुए हर तरह के भेदभाव को मिटाएंगे और भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करेंगे। काश कि संपादकीय को खुद प्रधानमंत्री मोदी याद रखते और खुद की और अपनी पार्टी के नेताओं की भाषा से अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह या नफरत के टोन को दूर करते। कम से कम वे गोली मारने के नारे लगवाने वाले को केंद्रीय मंत्री तो नहीं बनाते। बराक को हुसैन बराक कहने से पहले असम के मुख्यमंत्री को यह संपादकीय पढ़ना चाहिए। उन्हें अफसोस होगा कि संवैधानिक पद पर बैठकर किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक या जाति के नाम से बुलाना अशोभनीय है, शोभा नहीं देता है। आज नरेंद्र मोदी यह सब ना भूले होते तो इस संपादकीय के 9 साल बाद उनसे सवाल नहीं पूछा जाता कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, प्रेस का दमन क्यों हो रहा है, आलोचक जेल में क्यों डाले जा रहे हैं और प्रेस की आजादी इस तरह से क्यों रोक दी गई। यह संपादकीय बता रहा है कि ग्लोबल लेवल पर प्रधानमंत्री को लेकर तमाम छवियां अब दरकने लग गई हैं। साहस की बात तब होती जब वित्त मंत्री इसके लिए बराक को निजी रूप से नहीं, सीधे अमेरिका का नाम लेकर बोलती। अमेरिका ने केवल मुस्लिम देशों पर हमला या वहां जाकर तख्ता पलट नहीं किया है। वियतनाम, क्यूबा, पनामा, चिली, निकारागुआ, मैक्सिको, क्या ये सब मुस्लिम देश हैं? जिन देशों का नाम वित्त मंत्री ले रही हैं उन पर तो ओबामा के आने के पहले से भी बमबारी हो रही है। अमेरिका का रक्षा और खुफिया संस्थान ये सब करवाता है और उसमें वहां की सरकारें और नेतृत्व भी शामिल होता है। जो कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। नोट कीजिए कि यह बयान बीजेपी के दफ्तर में दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया, ताकि ओबामा की निंदा भी हो जाए और अमेरिका से यह छूट भी मिल जाए कि हमने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर गोदी मीडिया के किसी एंकर को इंटरव्यू ही दे दें, तब लगे कि बराबरी से जवाब दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब वो भारत नहीं रहा, अमेरिका को भी सुनना पड़ रहा है। तो अमेरिका को सुनाने के लिए आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों सावधानी से इस तरह के शब्द चुने जाते हैं कि बराक के कार्यकाल में 6 मुस्लिम देशों पर बम बरसाए गए? क्या उसमें अमेरिका शामिल नहीं था? वित्त मंत्री ने अपने बयान में सऊदी का भी नाम ले लिया। हमें अमेरिका द्वारा सऊदी अरब पर बमबारी करने की खबरें नहीं मिली। क्या वे बिना तैयारी के इतना संवेदनशील आंकड़ा दे रही थी? निर्मला सीतारमण ने यह आंकड़ा कहां से लिया होगा? इसका सोर्स तो उन्होंने नहीं बताया, मगर रिसर्च के दौरान हमने देखा कि न्यूयॉर्क की एक संस्था काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है, उसकी एक रिपोर्ट से यह लिया गया होगा, क्योंकि इसी संस्था की रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी प्रेस में खबरें छपी हैं कि ओबामा के कार्यकाल के आखिरी वर्ष यानी 2016 में हर दिन 72 बम गिराए गए। इस एक साल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया, येमेन, सोमालिया, इराक और सीरिया पर बम गिराए गए। एक साल में 26,171 बम गिराए गए। इसमें से 24,000 से ज्यादा बम इराक और सीरिया पर गिराए गए। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में अमेरिका ने ड्रोन से हमले किए, बुश के दौरान भी और ओबामा के दौरान भी। यह इलाका तालिबान और अलकायदा का अड्डा हुआ करता था। इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिका के मीडिया संस्थानों ने खबरें बनाई हैं और इस उदाहरण से हमने आपको यह बताया है कि अमेरिका का प्रेस और वहां के विद्वान ही इन बातों को लेकर सुनाते रहे हैं। भारत कोई पहली बार यह काम नहीं कर रहा। उन रिपोर्टों में इस बात को खास तौर पर चिन्हित नहीं किया गया है कि ये सभी मुस्लिम देश हैं। तो क्या निर्मला सीतारमण ने इस रिपोर्ट में अपना एक एंगल जोड़ दिया है? वित्त मंत्री से कई सवाल हैं। क्या वे बम गिराए जाने को लेकर अमेरिका की आलोचना कर रही हैं या केवल बराक की कर रही हैं? अगर अमेरिका की आलोचना कर रही हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बता दें कि मोदी सरकार ने यूक्रेन में बम गिराने पर नाम लेकर रूस की निंदा क्यों नहीं की? रूस का नाम नहीं ले सकते तो यूक्रेन युद्ध के पीछे अमेरिका की नीतियां भी जिम्मेदार हैं। इस पर ही अमेरिका का नाम लेकर बोल दें। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि अब से भारत युद्ध करने और बम गिराने वाले देशों का नाम लेगा और उनके राष्ट्रपतियों का नाम लेकर विरोध करेगा। अगर आपकी यह लाइन है तो ग्लोबल लेवल पर इसे साफ साफ कहिए। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा मत लीजिए। वित्त मंत्री से दूसरा सवाल है कि इन देशों पर अमेरिका ने बम किस आधार पर गिराए? कि ये मुस्लिम देश हैं या आतंकवाद के नाम पर बम गिराए? जब बम गिराए जा रहे थे तब बीजेपी विपक्ष में रही होगी, क्या तब आलोचना कर रही थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब सरकार में थी तब बम गिराए जाने की आलोचना कर रही थी? 2011 में अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर खोज निकाला, मार दिया। तब बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने कहा कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र का इस्तेमाल आतंक के लिए करता है। भारत की सरकार को समझना होगा कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। क्या निर्मला सीतारमण इस घटना को एंटी मुस्लिम कहेंगी? अब आप याद कीजिए, जब इराक पर हमला हुआ तब सारी दुनिया के सामने अमेरिका के साथ हमला करने वाले देशों ने झूठ बोला कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। एक देश को तबाह कर दिया गया, लाखों लोग मारे गए। ब्रिटेन की संसद ने एक जांच बिठा दी और चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि इराक को लेकर ब्रिटेन ने अपनी जनता से झूठ बोला। यह होता है लोकतंत्र। क्या निर्मला सीतारमण इराक पर बम गिराने को लेकर ब्रिटेन की आलोचना कर पाएंगी? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यहां के प्रधानमंत्री 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, लेकिन नाम लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की आलोचना तो हम कर ही सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं ट्विटर के जरिए। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री बीजेपी के किसी भी जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। किसने रोका है? नाम ले अमेरिका और ब्रिटेन का। लेकिन इन देशों के यहां जाकर इनका नाम लेकर बोल दें तो लगे कि भारत बदल गया है, बल्कि बोलना ही चाहिए। हम वित्त मंत्री की सुविधा के लिए एक और उदाहरण देना चाहेंगे। 2015 में तुर्की में G20 की बैठक हो रही थी। इस बैठक में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हम आतंकी संगठन आईसिस को खत्म करने के प्रयासों को दुगना करेंगे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात का समर्थन किया
और कहा कि एकजुट होकर सभी को आतंक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल नहीं कहा कि बराक तुम मुस्लिम देशों पर हमले मत करो। क्या निर्मला सीतारमण यह कहना चाहती हैं कि बराक ने आईसिस पर हमला आतंक के नाम पर नहीं, मुसलमान होने के कारण सीरिया पर हमला किया था? आपने देखा कि अमेरिका यह सब आतंकवाद के नाम पर कर रहा था। इसी अमेरिका की कई आतंकी संगठनों को खड़ा करने की भूमिका को लेकर बाकायदा तथ्यों के साथ अमेरिका में ही किताबें लिखी गई हैं। वित्त मंत्री इन किताबों का जिक्र केवल आधिकारिक स्तर पर करके दिखा दें तो मान लेंगे कि भारत अमेरिका को जवाब देने लग गया है। ओबामा के बयान और व्हाइट हाउस में पूछे गए सवाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रधानमंत्री ने भारत लौटकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा, भारत में क्या चल रहा है? विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, राजकीय यात्रा से लौट रहे हैं और हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए जेपी नड्डा गए हैं। क्या प्रधानमंत्री बीजेपी के किसी काम से अमेरिका गए थे? डू यू गेट माई पॉइंट? ट्विटर पर मणिपुर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कोई बयान नहीं मिला। वे भी मणिपुर नहीं गए, लेकिन सेना वहां मुश्किल हालात का सामना कर रही है। हजारों लोगों की भीड़ ने सेना को घेर लिया। मजबूर होकर भारतीय सेना को 12 उग्रवादियों को रिहा करना पड़ा है। कम से कम मणिपुर के उग्रवादियों को कड़ी चेतावनी ही दे सकते थे, कार्रवाई नहीं कर पाते तो। प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई से राजनाथ सिंह ने जम्मू में कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम देशों में भी इस्लाम के 72 संप्रदाय नहीं मिलेंगे तो केवल भारत में। एक धारणा बनाने की कोशिश दुनिया भर में हुई है, उसी आधार पर ओबामा साहब की धारणा होगी। उन्हें भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। पर कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि भारत में इस्लाम के कितने संप्रदाय रहते हैं। सभी को पता है कि भारत में मुसलमान रहते हैं। पूछा यह जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती नारे लगाने से लेकर गौ रक्षा के नाम पर किसी को भी पकड़कर मार देने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? सरकार क्यों नहीं लगाम लगाती? किसी मंत्री के जवाब में यह बातें क्यों नहीं आती? यह सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने केवल नहीं पूछा, बल्कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कई बार यह सवाल पूछ चुका है कि सरकार इन नफरती नारों पर लगाम क्यों नहीं लगाती है। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक 2016 के इस बयान को ही अपने जवाब में शामिल कर लेते, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कथित गौ रक्षकों की हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये रात में अपराधी होते हैं और दिन में गौ रक्षक बन जाते हैं। कथित गौ रक्षकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद उस साल हिंदू महासभा प्रधान सेवक के खिलाफ खड़ी हो गई थी। क्या यह आज भी सच्चाई नहीं है कि नहीं? महाराष्ट्र के नासिक जिले में 2 हफ्ते के भीतर 20 किलोमीटर के भीतर भीड़ की हिंसा की 2 घटनाएं हुई। भीड़ ने 2 लोगों को घेर कर मारा है जो मुसलमान थे। बकरीद आते ही कथित गौ रक्षकों की सक्रियता शुरू हो जाती है। डराने धमकाने से लेकर वसूली करने और हत्या करने की घटनाएं सामने आती हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 24 जून की रात 32 साल के अफ़ान अब्दुल अंसारी की हत्या कर दी गई। अंसारी नासिर के साथ गाड़ी में जा रहा था जब कथित गौ रक्षकों ने रोका और हमला कर दिया। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, मगर गौ हत्या के शक में अंसारी को मार दिया गया। अगर कोई अपराध हुआ था तब भीड़ को पुलिस को बताना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने मीट की जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है। इसी जिले में 25 किलोमीटर दूर 1 हफ्ता पहले 23 साल के लुकमान अंसारी को हिंदुत्व वाली भीड़ ने घेर कर मार दिया। मीडिया रिपोर्ट में राष्ट्रीय बजरंग दल का नाम आया है। ये अभी की घटनाएं हैं। 2014 के बाद से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस विभाग में पूरी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, मगर उससे हिंसा काबू में नहीं आ रही है। लगता है वो व्यवस्था बनी ही नहीं होगी। अगर राजनाथ सिंह विविधता में एकता का राग अलापने के बजाय ऐसी घटनाओं की निंदा करते और अपनी पार्टी की सरकार से एक्शन लेने के लिए कहते तो ओबामा को बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर बार बार घट रही ये घटनाएं बता रही हैं कि भीड़ की हिंसा को अंजाम देने वाले लोग बेलगाम हो गए हैं और उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है। उत्तराखंड में आपने अभी देखा कि फर्जी खबर के नाम पर बीजेपी से लेकर तमाम नेता नारे लगाने लग गए। पुरोला में मुसलमानों की 2, 4, 10 दुकानें थी, उन्हें छोड़कर जाने के लिए कहा गया।
तब क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई दुकान छोड़कर नहीं जाएगा? भारत में सभी आस्थाओं के लोग हजारों साल से रहते हैं, क्यों नहीं कहा गया ये? यह पुनीत केरेहल्ली है। बीजेपी के कई नेताओं के साथ इसकी तस्वीरों को लेकर इसलिए चर्चा हुई कि इस पर एक पशु व्यापारी इदरिस पाशा की हत्या का आरोप है और मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि सारे वैध दस्तावेज होने के बाद भी इदरिस पाशा से 2 लाख जुर्माना मांग रहा था। पुनीत कौन है कागज चेक करने वाला? पुलिस तो नहीं है। इस घटना के कुछ दिन पहले भी केरेहल्ली पर एक और केस दर्ज हुआ कि उसने मवेशी की तस्करी का आरोप लगाकर अलीमुल्ला पर हमला किया, करंट लगाने वाले स्टेन गन से 1 घंटे तक टॉर्चर किया। पुनीत की तरफ से इदरिस पाशा के केस में मामला दर्ज कराया गया है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट भी निकालकर आप देखिए तो आप खबरों को सर्च किया कीजिए। अस्पताल से लेकर मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मचा दिया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं। गोदी मीडिया चिल्लाने लग जा रहा है कि मॉल में नमाज पढ़ते पाए गए। क्या यह सब किसी समुदाय को भयभीत करना नहीं है? जिस अमेरिका ने यह सवाल उठाया है, वहां के चर्च भी मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं ताकि नमाज पढ़ लें, कहीं भी पढ़ सकते हैं और कोई तंग नहीं करता। तो वह पूछेगा, अमेरिका और उसके नेता पूछेंगे कि अगर सरकार को लगता है कि मॉल में, अस्पताल में नमाज पढ़ना गलत है, जेल होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री को खुलकर यह बात कहनी चाहिए, बल्कि व्हाइट हाउस में यह बात कहनी चाहिए कि हमने नमाज पर रोक लगाने के तमाम लोगों को खुली छूट दे रखी है। बोलते ही ये बात क्यों बोलने लग गए कि भारत में सभी आस्थाओं के लोग रहते हैं? इन सवालों का जवाब यह भी नहीं हो सकता है कि बराक के कार्यकाल में मुस्लिम देशों पर बम गिराए गए। यह जवाब होना चाहिए। तब फिर इस ओबामा को भारत के राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी किस लिए दी गई? देखिए, बात सिंपल है। आप बराक ओबामा को टारगेट कर एंटी मुस्लिम राजनीति के सवालों से कहीं नहीं बच सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक वीडियो जारी किया है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत का सार है। इस वीडियो को ही आप देखिए। इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि बात सिंपल है, प्रेस की आजादी, धार्मिक आजादी, सहिष्णुता और विविधता हो। हम चाहते हैं कि सभी जगहों पर लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। भारत और अमेरिका के अनिवार्य रिश्तों की यही बुनियाद है। बाइडेन भी वही लेक्चर दे रहे हैं जो ओबामा ने दिया, लेकिन आलोचना केवल ओबामा की हो रही है। अगर सब ठीक है तो क्यों यह बात उठ रही है कि प्रेस की आजादी और धार्मिक सहिष्णुता लोकतंत्र की बुनियाद है? जब ओबामा राष्ट्रपति थे तब जो बाइडेन उनके उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाइडेन पर क्यों नहीं कुछ कहा? बाइडेन ने जो कहा और ओबामा ने जो कहा, उसमें क्या अंतर है? हम एक बार फिर से बराक ओबामा के बयान का हिंदी अनुवाद पढ़ देते हैं। वे कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र तो करना चाहिए। अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का मौका मिलता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरा यही तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं, तब इस बात की बहुत संभावना है कि इससे भारत किसी बिंदु पर जाकर दरकने लग जाएगा। हमने देखा भी है कि जब आंतरिक स्तर पर टकराव का पैमाना बड़ा होने लगता है तब क्या होता है। ऐसा हुआ तो यह भारत के हितों के खिलाफ होगा, केवल मुस्लिम भारत के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू भारत के खिलाफ भी। इसलिए मैं मानता हूं कि इन चीजों के बारे में ईमानदारी से बात होनी चाहिए। आखिर यह बात क्यों चुभ रही है? क्योंकि आपने ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं की है। आपका रिकॉर्ड अच्छा होता तो आप साफ साफ जवाब दे देते। अब भी मौका है कि सरकार कदम उठाए, लेकिन कदम उठाएगी तो उस सरकार को बनाने वालों को ही जेल में डालने होंगे। राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण के लिए एक खबर का जिक्र करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट आर्टिकल 14 की है। यूपी और हरियाणा की जेलों में कश्मीर के नौजवान 1.5 साल से बंद हैं। कईयों के मामले में ट्रायल तक शुरू नहीं हुई। निसार अहमद गुरुग्राम की जेल में है। इसके खिलाफ यूएपीए लगा है। 900 किलोमीटर दूर की जेल में बंद करने से निसार का परिवार सोपोर से कैसे आ सकता है? 8 महीने से परिवार को निसार की कोई खबर नहीं। आप दर्शकों को कई रिपोर्ट में बता चुका हूं कि फर्जी आधार
आधार पर यूएपीए लगाया गया तो कई बार सबूत नहीं मिले। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई तब 343 लोगों को तरह तरह के आरोपों में जेल में बंद कर दिया गया। ये सभी जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद हैं। कश्मीर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र 26 साल के सज्जाद गुल ने 3 जनवरी 2022 को विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो ट्वीट कर दिया। लश्कर ए तैयबा के कमांडर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। गुल को गिरफ्तार कर लिया गया इस आरोप में कि वह लोगों को उकसा रहा है। आर्टिकल 14 ने लिखा है कि आज तक इस मामले में ट्रायल भी शुरू नहीं हुई। साल 1.5 साल से ट्रायल ही शुरू ना हो, जमानत ना मिले, इसे लेकर कोई सवाल उठाएगा तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि समय पर ट्रायल क्यों नहीं होती, सजा क्यों नहीं होती। जिन मामलों में फर्जी आधार पर यूएपीए लगाए गए हैं, सरकार ने उसे लेकर क्या एक्शन लिया है, जवाब ही नहीं मिलेगा आपको। एक और बात है, केवल बराक के बयान की निंदा हो रही है, मगर अमेरिका में इसे लेकर भी सवाल पूछा गया कि प्रेस का दमन क्यों हो रहा है, क्यों लोग इस तरह से जेल में डाले जा रहे हैं। क्या निर्मला सीतारमण कह सकती हैं कि भारत में गोदी मीडिया नहीं है, प्रेस का दमन नहीं हुआ है? प्रेस की हालत यहां क्या है, आज किस भारतीयों को मालूम नहीं। हालत यह है कि जिस वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, उसे भी ट्रोल किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां एनबीसी की रिपोर्ट ने यह सवाल पूछ दिया। तब व्हाइट हाउस के जॉन किर्बी ने कहा कि हमें इसकी जानकारी है और यह अस्वीकार्य है। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पत्रकार चाहे कहीं के भी हों या किसी भी स्थिति में हों, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। We absolutely condemn any harassment. तो आपने देखा कि इस एंटी मुस्लिम राजनीति के कारण दुनिया भारत की तरफ उंगलियां उठाने लगी हैं। आप हर दिन ये सब होते देख रहे हैं, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में, एनआरआई अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में, हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में नफरती मैसेज साझा किए जाते हैं। हर दिन आप देखते हैं, जानते हैं इस बात को, आप भी कह रहे हैं कि देख लो, इस गोदी मीडिया को देखो, गुलाम है। अगर यही बात ओबामा या बाइडन ने कह दी तो आप निंदा क्यों कर रहे हैं, इसे ठीक क्यों नहीं करते? क्योंकि अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्हें ठीक करना पड़ेगा, जो अगर नाराज हो गए तो ठीक करने वाले को ही ठीक कर देंगे। मीडिया में एक रिपोर्ट छपी है कि मणिपुर से 1 लाख सरकारी कर्मचारी भाग गए। पहले इसे ही ठीक कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।